तो नाउ वी विल बी सॉल्विंग इंग्लिश। ठीक है, अब हम इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। लैंग्वेज 2 है ये, ठीक है, और लेवल 2 वालों के लिए है। सेम पेपर है 20 जनवरी 2023। यहाँ पे सबसे पहले बोला है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर दैट फॉलो बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट या मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अब हम जो क्वेश्चन सॉल्व किया करेंगे ना पैसेज के, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि जो भी क्वेश्चंस आपको टफ लगेंगे, मतलब जो भी वर्ड ऐसा लगेगा जो हम डेली बेसिस पे नहीं सुनते हैं या फिर अलग है, उसके मैं हिंदी में मीनिंग इस तरीके से लिख दूंगी, सो दैट विल बी मोर इजी। क्लियर? आई एम ऑफन अमेज्ड बाय द क्वेश्चंस चिल्ड्रन आस्क एंड थॉट प्रोसेस दे कैरी आउट टू आंसर सम ऑफ आवर्स। मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ। अमेज्ड मतलब आश्चर्यचकित, क्वेश्चंस के द्वारा बच्चे जो पूछते हैं और उनकी जो थॉट प्रोसेस है जिसको वो कैरी आउट करते हैं हमारे अंदर। ठीक है, Their question and answers can be profound and thought provoking। इनके जो क्वेश्चन होते हैं और जो आंसर्स होते हैं, प्रोफाउंड मीन्स प्रबल, बहुत स्ट्रॉन्ग। दे कैन बी प्रोफाउंड एंड थॉट प्रोवोकिंग। थॉट प्रोवोकिंग होता है मतलब आपको प्रोवोक करना, मतलब किसी को इंस्टिगेट करना, उकसाना, मतलब वो होता है प्रोवोकिंग। एट टाइम्स दे डेमोन्स्ट्रेटेड व्हाट वी कॉल क्रिटिकल थिंकिंग, और एट द सेम टाइम वो इस चीज़ को दिखाते हैं कि वो कितने ज़्यादा क्रिटिकल थिंकर हैं, चीज़ों को एनालाइज करते हैं। Our responsibility as educator is to assure that the critical thinking capability of each student in our care flowers rather than shrivels as a result of their schooling। मतलब बीइंग अ एजुकेटर या बीइंग अ टीचर, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस चीज़ को इंश्योर करना कि बच्चे के अंदर जो क्रिटिकल थिंकिंग है, हर बच्चे की जो कैपेबिलिटी है उसको हम और ज़्यादा ब्लॉसम कर सकें। मतलब केयर फ्लावर्स मतलब उस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ा सके, रेदर देन श्रिवल। श्रिवल्स मीन्स मुरझाना, ना कि उस चीज़ को मुरझा दें या फिर दबा दें एज ए रिजल्ट ऑफ दियर स्कूलिंग, कि बच्चा अभी स्कूल में है, इतनी चीज़ें जान के क्या करेगा, ये नहीं करना है। My two boys aged 10 and 7 I were toying around with a prism on the balcony of our house one night। मतलब जो ऑथर है उसके दो बच्चे हैं, 10 साल का और 7 साल का। वो खेल रही थी एक प्रिज्म के साथ बालकनी में एक रात को बच्चों के साथ। लुकिंग एट द स्ट्रीट लाइट थ्रू द प्रिज्म टू सी लाइट स्प्लिट अप इनटू डिफरेंट ह्यूज। तो उन्होंने देखा कि स्ट्रीट लाइट से जो लाइट आ रही थी वो प्रिज्म के थ्रू 7 उसमें डिवाइड हो जाती है। ह्यूज मीन्स किरणों में, कलर्स में। देयर वर ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस। बच्चों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। व्हाई डू वी सी सो मैनी कलर्स थ्रू द प्रिज्म। हम प्रिज्म के थ्रू इतने सारे कलर्स क्यों देखते हैं। देयर वर ए लॉट ऑफ स्पेकुलेशंस एज वेल। स्पेकुलेशंस होता है जिसमें बच्चा बहुत सारी चीज़ों को क्रिएट करता है, मतलब बहुत सारे अजम्पशंस लगाता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्पेकुलेशन। विदाउट माई गिविंग देम द राइट आंसर, जब मतलब उन्होंने उसको राइट आंसर नहीं दिया बच्चों को, वी डिस्कस द रोल ऑफ लाइट ऑन आर एबिलिटी टू सी द वर्ल्ड। उन्होंने क्या किया, जो लाइट का रोल है, डायरेक्ट आंसर ना बता के उन्होंने डिस्कस किया कि लाइट जो है वो हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है। एबिलिटी टू सी द वर्ल्ड एंड ऑल द कलर्स इन इट, कि इसके अंदर कितने कलर्स होते हैं, एबिलिटी कैसे है इसको देखने की। जस्ट देन देयर वॉज ए पावर कट एंड एवरीथिंग वॉज प्लंज्ड। तुरंत क्या हुआ, पावर कट हो गया, लाइट चली गई और हर चीज जो थी, एवरीथिंग वॉज प्लंज्ड, यानी कि गायब हो गई या गिर गई। इनटू डार्कनेस, कोई भी चीज अंधेरे में चली जाती है ना, देन वी यूज द फ्रेज प्लंज्ड। सडनली आफ्टर ए मिनट ऑफ साइलेंस आई हर्ड माई एल्डेस्ट वॉइस। जो बड़ा वाला बेटा था 10 साल का, उसने क्या बोला, द वर्ल्ड इज कलरलेस। जो संसार है वो क्या है, कलरलेस है। चिल्ड्रन एविडेंटली हैव एन इन्नेट एबिलिटी टू रीजन। बच्चे जो होते हैं, इन्नेट का मतलब होता है जन्मजात, उनके अंदर जन्मजात क्षमता होती है किसी भी चीज को क्वेश्चन करने की, एग्जामिन करने की, एंड कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज एंड सिचुएशन एंड एक्सप्रेस देम इन सिंपल टर्म एंड लैंग्वेज। जो कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज होते हैं उनको बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की। द एक्सप्लेनेशन में नॉट ऑलवेज बी लॉजिकल और सिग्निफिकेंटली एक्यूरेट। जो भी एक्सप्लेनेशन ये यूज़ करते हैं जरूरी नहीं वो हमेशा सही हो और कुछ ना कुछ उसका सेंस निकले। आर नॉट एंटायरली रॉन्ग इधर, वो हमेशा गलत भी नहीं होती। वी एक्सपेक्ट स्टूडेंट टू रिस्पेक्ट अस एंड ईच अदर ऑल्सो। हम बच्चों से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारी और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। बट वॉट डू वी मीन बाय रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट से हमारा मतलब है क्या। मोर ऑफन देन नॉट वी प्रीच बोरोड आइडियाज एंड प्रिंसिपल। हम क्या करते हैं, आइडियाज और प्रिंसिपल्स जो है उनको बोरो करते हैं। प्रीच मीन्स किसी की प्रिवेसी को प्रीच करना, यानी कि इन्वेट करना। एन 8th ग्रेडर पुट इट अक्रॉस सिंबली। जो इनका 8 साल का बच्चा था उसने इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में रखा। रिस्पेक्ट मीन्स अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट बिहाइंड समवन एल्स बिलीफ। रिस्पेक्ट का मतलब होता है कि किसी दूसरे का जो विश्वास है उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना। नॉट नेसेसरीली अग्रीइंग और फॉलोइंग। बिना मतलब ऐसे नहीं कि आंख बंद करिए हम उसको फॉलो कर रहे हैं और अग्री करते जा रहे हैं, बल्कि कंपेटिबिलिटी जो है उसको फील करना और उसको अंडरस्टैंड करना। द वर्ड फ्लावर इन पैरा 1 इज एन एडजेक्टिव, वर्ब, नाउन और एडवर्ब। जो फ्लावर यूज हुआ है पैरा 1 में, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना,
आपको एक मिनट, ये यहाँ पे केयर फ्लावर्स, ठीक है। तो फ्लावर जो है वो यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, नाउन है, एडवर्ब है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ये क्या है, क्रिया है, यानी कि वर्ब है। ये आपका पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, ये सब क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच है। तो यहाँ पे जो फ्लावर्स वर्ड है वो एक क्रिया की तरह यूज हुआ है। क्यों, क्योंकि कैपेबिलिटी जो होती है हर बच्चे की इन आर केयर फ्लावर्स। केयर फ्लावर्स मतलब बच्चों की जो हम परवाह करते हैं ना, जब आप किसी भी फूल की परवाह करते हो, उसको क्या करते हो, पानी देते हो, खाद देते हो। सेम गोज विद स्टूडेंट कि उनके जो भी क्वेश्चंस हैं उनको उस चीज को सप्रेस नहीं करना है। तो यहाँ पे वर्ब है क्या, फ्लावर्स। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 122। विदाउट माई गिविंग देम द राइट आंसर द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एडजेक्टिव, नाउन, वर्ब और कंजक्शन। बिना मेरे उनको सही उत्तर बताए, सही आंसर बताए, ये क्या है, राइट वर्ड यहाँ क्या है, विशेषता है, नाउन है, वर्ब है या कंजक्शन है। तो ये यहाँ पे विशेषता है, ठीक है। आंसर्स सही बताए बिना, ठीक है। तो आंसर क्या है यहाँ पे, नाउन है, और इसकी विशेषता क्या बता रहा है, राइट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जो हिंदी में हम पढ़ते हैं विशेषण विशेष्य, दिस इज योर एडजेक्टिव एंड दिस इज योर विशेष्य वर्ड, यानी कि नाउन वर्ड। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 123। विच वर्ड इन पैरा 1 इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड ब्लूम। जो ब्लूम है उसका अपोजिट पूछा है। एंटोनिम मीन्स अपोजिट, क्रिटिकल, प्रोफाउंड, फ्लावर्स और श्रिवेल्ज। श्रिवेल मीन्स होता है मुरझाना, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ब्लूम मीन्स होता है ब्लॉसम यानी कि खिलना, और श्रिवेल मीन्स होता है मुरझाना। फ्लावर मीन्स फूल, तो ये तो यहाँ होगा नहीं। प्रोफाउंड मीन्स होता है किसी भी चीज का विशिष्टीकरण, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा था, ये देखिए, जो प्रोफाउंड होता है आपका, प्रोफाउंड मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग यानी कि प्रबल, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, क्रिटिकल होता है संवेदी पीरियड, दैट इज योर श्रिवेल्ज। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन पैरा 3 डजेंट मीन एन आइडिया। जो पैरा 3 है उसमें कौन सा वर्ड ऐसा है जिसका मतलब आइडिया नहीं है। कंपेटिबिलिटी, कॉन्सेप्ट, बिलीफ और एक्सप्लेनेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1। कॉन्सेप्ट क्या होता है, मान लीजिए आप कोई भी कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बनाते हैं तो वो एक आइडिया, समझ ही तो होती है। बिलीफ होता है किसी भी चीज को लेके आपका क्या विश्वास है, दैट इज ऑल्सो समझ। एक्सप्लेनेशन होता है जब आप किसी भी चीज की समझ बनाते हैं तो उसी को ही तो एक्सप्लेन कर पाएंगे। लेकिन कॉम्पेटिबिलिटी होता है दो चीजों को लेके आपस में एक, बोलते हैं ना कि ये इस चीज के बहुत कॉम्पेटिबल है, मतलब उसके बराबर है, दैट इज कॉम्पेटिबिलिटी। तो उसका मतलब आइडिया नहीं होता है। नेक्स्ट है 125। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। चिल्ड्रन कैन एक्सप्रेस डिफरेंट आइडियाज इन सिंपल लैंग्वेज। चिल्ड्रन कैन नॉट एग्जामिन कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज। चिल्ड्रन गिव इनएक्यूरेट एक्सप्लेनेशंस। चिल्ड्रन हैव इननेट रीजनिंग एबिलिटी। तो यहाँ पे पूछा है ए इनकरेक्ट है, सी करेक्ट है, बोथ सी एंड डी आर करेक्ट, बोथ ए एंड डी आर करेक्ट, बी इज करेक्ट एंड डी इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि चिल्ड्रन जो होते हैं वो अपने आइडियाज़ को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्रेस करते हैं, ये तो बिल्कुल सही बात है, हमने पैसेज में देखा भी था। दूसरा, चिल्ड्रन कैन नॉट एग्जामिन कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज़, गलत। बच्चे जो होते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज़ को एग्जामिन कर सकते हैं। चिल्ड्रन गिव इनएक्यूरेट एक्सप्लेनेशन, नहीं, बच्चे जो है वो कभी कभी एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन देते हैं लेकिन कभी भी फॉल्स एक्सप्लेनेशन नहीं देते। चिल्ड्रन हैव इननेट रीजनिंग एबिलिटी, बिल्कुल सही बात है, बच्चों के अंदर जन्मजात रीजनिंग क्षमता होती है। तो यहाँ पे ए और डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126। वाई वर द फादर एंड हिज सन्स टॉइंग विद द प्रिज्म। जो फादर है और उनके जो बच्चे हैं वो प्रिज्म के साथ क्यों खेल रहे थे। टू आंसर ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस, टू प्ले विद द प्रिज्म, टू सी लाइट स्प्लिट इन डिफरेंट कलर्स, टू लुक एट द स्ट्रीट लाइट्स, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्यों खेल रहे थे, जो लाइट होती है वो स्प्लिट होती है अलग अलग कलर्स में इस चीज को जानने के लिए, ठीक है। सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट, क्योंकि जो प्रिज्म होती है उसमें से जब व्हाइट लाइट पास होती है तो वो अलग अलग 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, जो हम पढ़ते हैं विबग्योर, ठीक है। दैट इज योर स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो यहाँ पे बच्चे और फादर क्यों खेल रहे थे, जिससे वो लाइट को स्प्लिट होता देख सके अलग अलग कलर्स में। नेक्स्ट है व्हाट अकॉर्डिंग टू द 8th ग्रेडर इन द पैसेज इज नॉट रिस्पेक्टफुल। जो 8 साल का बच्चा था उसके अकॉर्डिंग पैसेज में क्या रिस्पेक्टफुल नहीं है। ऑलवेज डिसएग्रीइंग, फील इनकम्पेटिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग अदर्स, बिलीविंग समवन एल्स। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है कि फीलिंग इनकम्पेटिबिलिटी, ऑलवेज डिसएग्रीइंग,
जो 8th क्लास का बच्चा है वो क्या करता है चीज़ों को मतलब 8 साल का जो बच्चा है वो हमेशा डिसअग्री करता है, फेयर इनफ। चीज़ों को दूसरे की जो ओपिनियंस है उसको समझता है, किसी और का जो बिलीफ है उसको रिस्पेक्ट करता है, लेकिन वो इनकम्पेटिबल फील करता है नहीं। इनकम्पेटिबल होता है जब आप किसी चीज़ को करने में सक्षम नहीं होते, और यहाँ पे ये चीज़ नेगेटिव दिखाई, इस पैसेज में ये चीज़ बोली ही नहीं गई है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये चीज़ बोला है, चिल्ड्रन एविडेंटली हैव एन इननेट क्वालिटी, just a second. An 8th grader put it across simply, respect means understanding the concept where someone else believes, not necessarily agreeing, so always disagreeing or following, but understanding and feeling compatibility. Next है आपका read the statements carefully. The writer is amazed by the questions asked by the children. Children ask questions that don't require critical thinking capability. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि जो राइटर है वो अमेज होता है जो क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं बच्चों के द्वारा। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि राइटर बहुत इंप्रेस होता है, सो ए इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है चिल्ड्रन आस्क क्वेश्चन दैट डोंट रिक्वायर क्रिटिकल थिंकिंग कैपेबिलिटी, ये क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि बच्चे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे थे जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो रिक्वायर थी, ठीक है। कि लाइट क्यों स्कैटर हो रही है, स्ट्रीट लाइट कैसे उस पर रिफ्लेक्ट होती है, तो ये जो क्वेश्चन है ये क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करते हैं। ये आपका नेक्स्ट पैसेज है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर दैट फॉलो बाय सेलेक्टिंग करेक्ट या मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। साउथ अफ्रीका विद ए न्यू टूरिज्म स्लोगन लीव ऑर्डिनरी बिहाइंड। जो साउथ अफ्रीका है उसका न्यू टूरिज्म स्लोगन है जो ऑर्डिनरी है उसको पीछे छोड़ो। दिस इज फास्ट बिकमिंग ए पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, बहुत तेजी से ग्रो करता है, टूरिज्म डेस्टिनेशन बन रहा है। देयर आर ओवर 9 लाख अराइवल्स पर मंथ ऑफ विच अराउंड 1/4 आर फ्रॉम आउटसाइड द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। एक महीने के अंदर 9 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ विजिट करते हैं, एक क्वार्टर यानी कि 4 महीने के अंदर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से बाहर के। इट जनरेट्स बिटवीन 1 to 3% ऑफ द जीडीपी, ये प्रॉपर जो जीडीपी है टोटल उसका 1 से 3% जनरेट करता है। अमोंग द मेन अट्रैक्शन आर द डाइवर्स एंड पिक्चरेस्क गेम रिजर्व्स एंड एक्सोटिक एनिमल्स। जो यहाँ का मेन अट्रैक्शन है वो क्या है, डाइवर्स मतलब बहुत ज़्यादा विविधता, और पिक्चरेस्क मतलब होता है पुरानी बिल्डिंग्स, पुराने भवन जो होते हैं। गेम रिजर्व्स जो पुराने गेम हैं उनको लेकर के, एक्सोटिक एनिमल्स आकर्षक जो जानवर हैं वो। फॉर द थ्रिल सीकर्स हु विजिट साउथ अफ्रीका, थ्रिलिंग होता है किसी भी चीज़ में रोमांचक फील करना, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका विजिट करते वक्त जो यूनिक अट्रैक्शन है, और बंजी जंपिंग, बंजी जंपिंग आपको पता है ऊपर से डोरी से जो लटकते हैं, वाटर राफ्टिंग, ये सब इसके अट्रैक्शन है। द कंट्री बोस्ट वन ऑफ द 3rd हाईएस्ट कॉमर्शियल बंजी जंप इन द वर्ल्ड। इस कंट्री में सबसे हाईएस्ट कॉमर्शियल बंजी जंपिंग होती है, 3रे नंबर की। लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न केप, जो ईस्टर्न यानी कि उत्तरी और पश्चिमी जो केप है उसके बॉर्डर पे, एट द हाइट ऑफ 216 मीटर। इट इज सर्टेनली नॉट फॉर द फेंट ऑफ हार्ट, यानी कि ये चीज़ बहुत अनक्लियर नहीं है। There is an ever-growing group of people who prefer the thrills and excitement of a rough and adrenaline-packed South Africa and water rafting trips on awesome torrential rivers. एक एवर ग्रोइंग ग्रुप मतलब एक कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जिनको थ्रिल बहुत पसंद होता है, ठीक है। तो राफ्टिंग करना, टॉरेंशियल रिवर होती है जहाँ पे मूसलाधार बारिश हो रही हो। सच ट्रिप्स प्रॉमिस आवर्स ऑफ एंजॉयबल, एक्सिलरेटिंग एंड चैलेंजिंग एडवेंचर वेयर राफ्टिंग एंथुजियास्ट कैन दियर टेस्ट स्किल। तो ये जो ट्रिप्स होते हैं वो प्रॉमिस करते हैं क्या, एंजॉयबल, एक्सिलरेटिंग यानी कि रोमांचक और चैलेंजिंग जो एडवेंचर हैं उनको, और जो राफ्टिंग एंथुसियास्टिक होते हैं वो अपनी स्किल्स को यहाँ पे टेस्ट करते हैं। जो ऑरेंज रिवर है माउंटेन डेजर्ट्स में, और जो वॉल रिवर है कैपिटल जोहान्सबर्ग के पास, वो कुछ फेवरेट डेस्टिनेशन हैं। ये जगह के नाम है। साउथ अफ्रीका के अंदर 19 नेशनल पार्क हैं, 37 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड, ऑलमोस्ट 3% ऑफ कंट्रीज टोटल एरिया। द क्रूगर नेशनल पार्क इज द मोस्ट पॉपुलर अमॉन्ग फॉरेन टूरिस्ट, ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है। ऑफर्स ए डू इट योर सेल्फ सफारी, मतलब खुद से सफारी करो, विच इज़ फंक्शनल एंड अफोर्डेबल। फ्री रोमिंग वाइल्ड एनिमल्स, फ्री घूमते जंगली जानवर। लैंड बेस्ड वेल वॉचिंग, जो लैंड पे वेल दिखती है वो। डाइवर्स इकोजोन्स, मैग्निफिशियंट रॉक फॉर्मेशन, मैग्निफिशियंट होता है बहुत ज़्यादा आकर्षक और सुंदर। रोलिंग ग्रासलैंड, क्रिस्टल क्लियर स्ट्रीम्स। तो साउथ अफ्रीका जो है वो सारे विजिटर्स जो है वो ऑर्डिनरी मतलब लीव बिहाइंड द ऑर्डिनरी, ठीक है। विच वर्ड इन द पैरा टू विल बी क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड एक्साइटमेंट, जो एक्साइटमेंट है उसका सिनोनिम क्या होगा, फेवरेट, थ्रिल, यूनिक और एड्रीनलिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज थ्रिल। थ्रिल क्या होता है, हम बोलते नहीं है दैट वाज ए वेरी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस, बहुत ही रोमांचक एक्सपीरियंस था, और एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा खुश होना। सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट।
नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द वर्ड इन पैरा 3 विच इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड सिमिलर। सिमिलर का क्या बताना है आपको, अपोजिट बताना है। क्लियर, फंक्शनल, पॉपुलर और डाइवर्स। सिमिलर होता है एक जैसा यानी कि समान, और डाइवर्स होता है आपका अलग अलग, ठीक है। डाइवर्स मीन्स अलग अलग ग्रुप, डाइवर्स ग्रुप। नेक्स्ट है देयर आर ओवर 9 लाख अराइवल्स पर मंथ, मतलब साउथ अफ्रीका में एक महीने में 9 लाख लोग आते हैं। द अंडरलाइन वर्ड इन दिस सेंटेंस स्टैंड फॉर टूरिस्ट, अट्रैक्शन, ट्रिप्स और डेस्टिनेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर टूरिस्ट, कि जो 9 लाख टूरिस्ट पर हर महीने आते हैं साउथ अफ्रीका में, दैट स्टैंड्स फॉर टूरिस्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 132। जो साउथ अफ्रीका है इसमें कितने नेशनल पार्क है, विच अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट हाउ मच % ऑफ द कंट्रीज टोटल एरिया। तो जो साउथ अफ्रीका है उसके अंदर आपके 19 नेशनल पार्क हैं जो मतलब काउंट करते हैं ऑलमोस्ट 3% ऑफ द कंट्रीज टोटल एरिया। ये यहाँ पे लिखा हुआ है 19 नेशनल पार्क्स 3% ऑफ द कंट्रीज टोटल एरिया। सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। टूरिज्म जनरेट्स 1 to 3% ऑफ साउथ अफ्रीकाज GDP. Out of 9 lakh tourists that visit South Africa, 3/4 of them are from outside the African continent. तो यहाँ पे आपसे पूछा है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है और कौन सा गलत है। तो यहाँ पे ए जो है वो तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन बी इनकरेक्ट है कि जो टूरिज्म है वो 1 से 3% GDP को साउथ अफ्रीका की जनरेट करता है। बिल्कुल सही बात है, हमने देखा था कि 1 to 3% जनरेट होती है GDP साउथ अफ्रीका की। लेकिन जो दूसरी लाइन है कि 9 लाख टूरिस्ट जो है वो साउथ अफ्रीका को विजिट करते हैं, 3/4 नहीं है, ये 1/4 है, ठीक है। आर फ्रॉम आउटसाइड फ्रॉम द अफ्रीकन कॉन्टेक्ट, ये लिखा हुआ है पर मंथ ऑफ विच अराउंड 1/4। क्लियर। तो यहां पे क्या होगा आपका, ए इज करेक्ट बट बी इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 134। द वर्ड एंथुजियास्ट इन पैरा 2 इज एन। जो एंथुजियास्टिक होता है इसका मतलब क्या है पैरा 2 में, एडवर्ब, नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। एंथुजियास्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक होना। तो ये आपका एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं भावात्मक संज्ञा। तो यहाँ क्या होगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंथुजियास्ट मतलब किसी भी चीज को जानने की इच्छा। एंथुजियास्टिक अगर होता तो वो होता आपका एडजेक्टिव, यानी कि एंथुजियास्टिक पर्सन। नेक्स्ट है सच ट्रिप्स promise hours of challenging adventures. The underlined word in the sentence is an preposition, adjective, verb और noun. जो ये ट्रिप्स होते हैं वो प्रॉमिस करते हैं, ठीक है, मतलब प्रॉमिस करना। hours of challenging adventures. The underlined word in the sentence is an, जो प्रॉमिस है वो प्रिपोजिशन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है और नाउन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर वर्ब। प्रॉमिस करना मतलब किसी को वादा देना, ठीक है, तो वो क्या होती है, एक प्रोसेस होती है, दैट इज योर प्रोसेस। So the option 3 will be correct. Which of the following are productive skills? एक होता है आपका रिसेप्टिव स्किल्स। रिसेप्टिव स्किल्स होता है ग्रह्यात्मक कौशल, ठीक है। एक होता है प्रोडक्टिव स्किल जिसे हम बोलते हैं उत्पादात्मक कौशल। तो 4 होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। जो लिसनिंग होती है और रीडिंग होती है ये आपकी रिसेसिव स्किल्स होती है, यानी कि रिसेप्टिव। और जो स्पीकिंग होती है और राइटिंग होती है ये आपकी प्रोडक्टिव होती है, यानी कि उत्पादात्मक होती है, जिसमें आप किसी चीज को प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ क्या होगा आपका स्पीकिंग और राइटिंग। सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। क्लियर। और जो लिसनिंग होती है और रीडिंग होती है ये क्या होते हैं आपके रिसेप्टिव स्किल्स, यानी कि ग्रह्यात्मक कौशल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टिंग विद द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द लर्नर्स। कौन सा जो है वो कनेक्ट करता है पुरानी नॉलेज के साथ बच्चे की। अ टीचर आस्क हर लर्नर्स टू रीड द स्टोरी विच शी प्लान्स टू टेक अप द नेक्स्ट डे एंड कलेक्ट आइडियाज अबाउट द सेम। टीचर टॉक्स टू हर लर्नर्स अबाउट देयर हॉबीज, promoting social activities for effective reading and learning in the classroom. Learners memorize portions of the text the day before. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है कि प्रीवियस नॉलेज के साथ कनेक्ट करना बच्चों की, वो इस चीज में किस चीज में डिनोट हो रहा है, मतलब कहाँ पे वो चीज शो हो रही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, जहाँ पे टीचर जो है वो बच्चों से बात करती है उनकी हॉबीज के बारे में, ठीक है। तो इस केस में टीचर जो है उनके बच्चों की जो प्रीवियस नॉलेज है उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करती है। यहाँ पे पूछा है कि बच्चे से वो स्टोरी को रीड करने के लिए बोलती है जो कि वो नेक्स्ट क्लास में अगले दिन पढ़ाएगी। तो ये इसमें बच्चा प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट नहीं करेगा। सोशल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना इफेक्टिव रीडिंग के लिए और क्लास में अधिगम के लिए नहीं, चीज़ों को याद करके आना नहीं। टीचर टॉक्स टू हर लर्नर्स अबाउट देयर हॉबीज़, इसमें बच्चे की जो प्रीवियस नॉलेज है उसको कनेक्ट किया
जाता है। सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। जो NEP 2020 है उसके रिगार्डिंग क्या है जो सही नहीं है। स्टडी ऑफ होम लैंग्वेज या मदर टंग ड्यूरिंग अर्ली ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्टडी ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज एट द सेकेंडरी स्टेज ऑफ स्कूलिंग, स्टडी ऑफ फॉरेन लैंग्वेज एट द सेकेंडरी स्टेज ऑफ स्कूलिंग, इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अर्ली ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। तो इनमें से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 के रिगार्डिंग क्या है जो सही नहीं है। तो बच्चे की मदर टंग या होम लैंग्वेज को यूज़ करना स्कूलिंग के शुरुआती सालों में बिल्कुल सही बात है। क्लासिकल लैंग्वेज को यूज़ करना सेकेंडरी स्टेज पे स्कूलिंग की बिल्कुल सही बात है। फॉरेन लैंग्वेज को यूज़ करना सेकेंडरी स्टेज ऑफ स्कूलिंग पे बिल्कुल सही बात है। लेकिन इंग्लिश को एज ए मीडियम यूज़ करना अर्ली ईयर्स ऑफ स्कूलिंग में ये गलत है, क्योंकि अर्ली ईयर्स ऑफ स्कूलिंग में बच्चे की मदर टंग को यूज़ किया जाता है जिससे बच्चा अपने आप को कंफर्टेबल फील करे। सो द ऑप्शन 4 विल बी इनकरेक्ट। और सेकेंडरी स्टेज जो होती है जब बच्चा बड़ा हो जाता है, यानी कि 8th 9th और 10th क्लास के बच्चे के लिए आप क्लासिकल या फॉरेन लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। रीडिंग जो है वो क्या है, डिकोडिंग ऑफ लेटर्स इनटू साउंड, स्पेलिंग आउट वर्ड्स, मीनिंग मेकिंग, कोडिंग विद लेटर इनटू वर्ड्स। जो रीडिंग होता है इसका मतलब है कि मीनिंग जो है उसको आप किस तरीके से फाइंड आउट कर रहे हैं। पढ़ने का मतलब ये होता है कि उसका अर्थ निर्माण करना, ठीक है। अर्थपूर्ण अधिगम क्या होता है, रीडिंग क्या है, जिसमें आप मीनिंग को बना सकें, ठीक है। इंडिया की जो लैंग्वेज है एजुकेशन पॉलिसी में वो प्रमोट करती है मदर टंग को बेस्ड ऑन मल्टीलिंगुअलिज्म। व्हाट डज मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म मीन इन स्कूल एजुकेशन। जो मदर टंग है उसका क्या मेन पर्पज होता है स्कूल की एजुकेशन में। ऑल चिल्ड्रन बिगिन दियर स्कूलिंग इन दियर मदर टंग एंड मूव ऑन टू ऐड मोर लैंग्वेज। जितने भी बच्चे होते हैं वो स्कूलिंग को स्टार्ट करते हैं मदर टंग में और वो दूसरी जो लैंग्वेज है उसको ऐड करते जाते हैं। सभी बच्चे स्कूल लैंग्वेज को लर्न करते हैं। इंग्लिश और हिंदी जो है वो बाद की फॉरेन लैंग्वेज होती हैं। ऑल चिल्ड्रन लर्न द ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश एंड ए फॉरेन लैंग्वेज। ऑल चिल्ड्रन लर्न दियर मदर टंग एंड लर्न थ्रू दियर मदर टंग। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1। जितने भी बच्चे होते हैं ना वो अपनी शुरुआती स्कूलिंग किस में करते हैं, मदर टंग में, और धीरे धीरे वो क्लास में जितने भी बच्चे और अदर लैंग्वेज बोलते हैं उनको भी ग्रेस्प करते जाते हैं। सभी बच्चे स्कूल लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी में लर्न करते हैं नहीं, बाद में फॉरेन लैंग्वेज पे जाते हैं नहीं, पहले बच्चा अपनी मदर टंग में ही चीज़ों को सीखता है। व्हाट इज एंगेजमेंट विद लैंग्वेज, भाषा के साथ जो एंगेजमेंट होता है मतलब जो जुड़ाव होता है वो क्या है। रिसर्चिंग व्हाट इज लैंग्वेज, लर्नर्स वर्क विद लैंग्वेज एंड यूज इट फॉर पर्पज, लर्नर्स लर्न लैंग्वेज बाय रोट मेमोराइजेशन, लर्नर लर्न व्हाट इज एंगेजमेंट इन लैंग्वेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2। जितने भी लर्नर्स होते हैं वो लैंग्वेज के साथ काम करते हैं और उसको आगे के जो पर्पज हैं उसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। लर्नर्स वर्क विद लैंग्वेज, लर्नर भाषा के साथ काम करता है और इसको पर्पस जो है आगे का जो पर्पस है उसके लिए उसको यूज किया जाता है। इसलिए भाषा को हम एड ऑन करके पढ़ते हैं, यानी कि भाषा को मिक्सअप करके पढ़ा जाता है। चिल्ड्रन या ह्यूमंस जो हैं वो क्या चीज़ लर्न करते हैं, मदर टंग विदाउट मच एफर्ट, फॉरेन लैंग्वेज विदाउट मच एफर्ट, लैंग्वेज इन द सेम मैनर, मदर टंग पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट टू लर्न इट फॉर डे टू डे पर्पजेज। जो बच्चा होता है या ह्यूमंस जो होते हैं वो जो चीज़ लर्न करते हैं वो कैसे करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है दैट इज ऑप्शन नंबर 1। जो मदर टंग होती है ना उसको आप बिना एफर्ट के याद करते हैं। क्यों? क्योंकि जो मदर टंग होता है ना दैट इज योर लैंग्वेज एक्विजिशन। जो भाषा अर्जन होता है उसमें बिना एफर्ट्स के आप चीज़ों को धीरे धीरे समझने लग जाते हैं, उसमें आपको ज़्यादा एफर्ट्स देने की ज़रूरत नहीं होती। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, मदर टंग इंटरफेरेंस इन द लर्निंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो मदर टंग होती है वो सपोर्ट करती है बच्चे को दूसरी भाषा को सीखने में। मदर टंग नीदर सपोर्ट नॉर इंटरफेयर इन द लर्निंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज बिल्कुल गलत, क्योंकि मदर टंग जो है वो सपोर्ट करती है ना कि इंटरफेयर करती है। मदर टंग इज ए रिसोर्स फॉर लर्निंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज बिल्कुल सही बात है। बच्चा अपनी मातृभाषा का यूज़ करते ही चीज़ों को नई भाषा को सीखता है। जो हम GT मेथड पढ़ते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, उसमें बच्चे की मातृभाषा को यूज़ करके उसको टारगेट लैंग्वेज सिखाई जाती है। मदर टंग सपोर्ट लर्निंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज बिल्कुल सही बात है। जो मदर टंग है वो बच्चे की दूसरी भाषा को सीखने में मदद करती है। सो द स्टेटमेंट C and D आर करेक्ट। Which one of the following could be stated as an effective strategy for teaching learning pronunciation? इनमें से कौन सा मेथड जो है वो इफेक्टिव होता है प्रोनाउंसिएशन जो है उसको अधिगम में? थ्रू प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, थ्रू टंग ट्विस्टर, थ्रू टीचिंग फोनेटिक्स,
थ्रू रिसाइटेशन, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है, जब हम टंग ट्विस्टर यूज़ करते हैं तो उसमें बच्चे का जो प्रोनाउंसिएशन होता है उस पर ज़्यादा अच्छे से ध्यान दिया जाता है। टंग ट्विस्टर क्या होता है, जो हम कई बार बोलते हैं चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में, ये सब क्या है आपके टंग ट्विस्टर हैं। तो इनको जब आप इंग्लिश में बोलते हैं तो इसमें क्या होता है, आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। प्रोनाउंसिएशन ड्रिल होता है कि किसी भी वर्ड को बोलने का तरीका कैसे है। लेट सपोज अगर मैं बीइंग की बात करूं तो यूजुअली सम पीपल कॉल इट बीइंग, लेकिन इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, बीइंग, ठीक है। देयर इज ए गैप बिटवीन बी एंड आईएनजी, दैट इज कॉल्ड योर प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, प्रैक्टिस करवाना। फोनेटिक्स होता है बच्चों को स्वर का ज्ञान करवाना। रिसाइटेशन होता है किसी भी चीज को बार बार बुलवाना या दोहराव करवाना। तो यहाँ पे करेक्ट क्या होगा, टंग ट्विस्टर। मेजर ऑब्जेक्टिव और टीचिंग लर्निंग ऑफ पोइट्री इज 4, जो कविता होती है उसका टीचिंग लर्निंग में मेन ऑब्जेक्ट क्या है। लैंग्वेज लर्निंग, लर्निंग ऑफ ग्रामर, समरी और वोकेबलरी, memorizing and singing, to know about the poet and his times, enjoyment of ideas, aesthetics, language use and poetic devices। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है कि जो पोइट्री होती है उसका टीचिंग लर्निंग में क्या मेन ऑब्जेक्टिव होता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है जो आइडियाज़ होते हैं, एस्थेटिक्स जो होती है, लैंग्वेज यूज जो है और पोइटिक डिवाइस जो है उसको एंजॉय करना। क्योंकि जब आप कविता पढ़ते हैं या फिर पोइट्री पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, हम इंटोनेशन के साथ पढ़ते हैं, यानी कि उतार चढ़ाव, उसमें तुकबंदी बिठाई जाती है, ठीक है। एक एंथुजियास्टिक नेचर होता है वो पढ़ते वक्त, हमको एक आइडिया लगता है, एक रिदम बनता है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं आपकी कविता के अंदर होती हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोस्ट रीडिंग टास्क, यानी कि पढ़ने के बाद का जो टास्क है वो कौन सा नहीं है। टीचर आस्क लर्नर्स टू रीअरेंज द सब टेक्स्ट गिवन जम्बल्ड ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट, रीड। टीचर आस्क लर्नर्स टू मेक न्यू वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड्स इन द टेक्स्ट, रीड। Learners are to write a letter to the author of the text expressing their opinion on the text. Teacher familiarizes about the author of the text and new words in the text. तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि पोस्ट रीडिंग टास्क जो है वो इनमें से कौन सा नहीं है। ये बिल्कुल सही है कि टीचर जो है वो लर्नर को अरेंज करने के लिए बोलता है। जम्बल्ड वर्ड होते हैं जहाँ पे आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे अरेंज कर देते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल पे उस टेक्स्ट को पढ़ने के बाद वर्ड्स को अरेंज करना। आपने जम्बल्ड वर्ड दिए और बच्चा उनको अपनी अंडरस्टैंडिंग और पूरा टेक्स्ट पढ़ने के बाद उसको अरेंज कर रहा है, तो ये तो पोस्ट रीडिंग टास्क है। टीचर बच्चे से पूछता है नए वर्ड बनाने के लिए दिए हुए वर्ड से जो उसने टेक्स्ट में पढ़े थे, ये भी पोस्ट रीडिंग है। लर्नर्स जो होते हैं वो लिखते हैं लेटर ऑथर को, जो टेक्स्ट एक्सप्रेसिव है ओपिनियन में जो आपने टेक्स्ट पढ़ा है उसमें, ये भी पोस्ट रीडिंग है। लेकिन टीचर जो है वो फेमिलराइज करता है ऑथर के टेक्स्ट को और नए वर्ड को टेक्स्ट में, ये प्री रीडिंग टास्क होता है, ना कि पोस्ट रीडिंग टास्क, जिसमें टीचर बच्चों को फेमिलराइज कर रहा है, यानी कि उनको फेमिलियर कर रहा है कि कौन कौन से वर्ड्स इस टेक्स्ट में आएंगे, हम क्या क्या पढ़ेंगे। दिस इज द प्री रीडिंग टास्क, नॉट पोस्ट रीडिंग टास्क, सो द ऑप्शन 4 विल बी इनकरेक्ट। नेक्स्ट है 147, सेंट्रलिटी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग मीन्स, जो लैंग्वेज लर्निंग होती है, भाषा अधिगम का जो सेंट्रलिटी है उसका मतलब क्या है। मेजर एम ऑफ लैंग्वेज टीचिंग फोकस ओनली ऑन कंटेंट, कंटेंट लर्निंग नीड नॉट बोदर अबाउट लैंग्वेज, लैंग्वेज लर्निंग इज बेसिकली कंटेंट लर्निंग, ऑल कंटेंट लर्निंग इज बेसिकली लैंग्वेज लर्निंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4, कि जो कंटेंट लर्निंग होती है वो बेसिकली लैंग्वेज लर्निंग होती है। ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। जो लैंग्वेज लर्निंग है उसकी जो सेंट्रलिटी है उसका मतलब ये होता है कि जितना भी कंटेंट लर्निंग है वो बेसिकली लैंग्वेज का अधिगम होता है। प्रोसेस अप्रोच टू राइट इन्वॉल्व, जो राइटिंग है उसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है वो क्या है। थिंकिंग अबाउट द आइडियाज, एडिटिंग, री राइटिंग और फाइनल ड्राफ्ट, राइटिंग द आउटलाइन, एडिटिंग और री राइटिंग, आउटलाइन करना, ड्राफ्ट राइट करना, रिव्यू करना, फाइनल ड्राफ्ट, रिपॉपुलेट करना, करेक्शन करना और एडिट करना, ब्रेनस्टॉर्मिंग, आउटलाइनिंग, राइटिंग द ड्राफ्ट, रिवाइजिंग, रिव्यूइंग, एडिटिंग एंड राइटिंग द फाइनल ड्राफ्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4। ये याद रखिएगा, सीटेट ने बहुत बार पूछा है कि जो राइटिंग है उसमें कौन कौन सी अप्रोच शामिल होती हैं। लेट सपोज अगर आपको कोई भी आर्टिकल या कोई भी ऐसे लिखने को दिया जाए या कोई भी लेटर लिखवाया जाए, सबसे पहले आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, यानी कि अपने दिमाग में चीज़ों को लेके उथल पुथल मचती है कि हमको कैसे लिखना है। उसके बाद हम उस चीज़ का एक आउटलाइन बनाते हैं, परफॉर्मा बनाते हैं, फिर हम ड्राफ्ट जो है उसको राइट करते हैं, यानी कि छोटा सा बीच बीच में छोड़ छोड़ के हम ड्राफ्ट बनाते हैं। फिर चीज़ों को वापस रिवाइज किया जाता है, फिर उन चीज़ों को रिव्यू किया जाता है, उस चीज़ में एडिट किया जाएगा और बाद में जाके फाइनल ड्राफ्ट जो है उसको तैयार किया जाता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149। आस्था इज ए टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ क्लास 8th। जो आस्था है वो एक टीचर है इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास 8th की। शी आस्क्ड हर लर्नर्स टू रीड अ टेक्स्ट या लेसन फ्रॉम द ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक एंड सेट्स वोकेबलरी एंड कॉम्प्रीहेंशन टास्क टू लर्न बोथ द कंटेंट सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज। व्हाट इज दिस स्ट्रेटेजी या प्रोसेस नोन एज। जो आस्था है वो इंग्लिश लैंग्वेज की एक टीचर है कक्षा 8 की। वो अपने बच्चों से पूछती है एक टेक्स्ट को रीड करने के लिए और लेसन को रीड करने के लिए ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक से, और वोकेबलरी और जो कॉम्प्रीहेंशन टास्क हैं उनको लर्न करने के लिए कहती है कंटेंट सब्जेक्ट और लैंग्वेज से। ये जो स्ट्रेटेजी है उसको हम क्या बोलेंगे, रिसोर्सेज फ्रॉम अदर डोमेन्स, ज्योग्राफी लर्निंग, वोकेबलरी लर्निंग, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, यानी कि पूरी जो पाठ्यचर्या है उसमें आप भाषा का अधिगम करते हैं। कैसे, अब इस क्वेश्चन को ढंग से समझिएगा। आस्था जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज की टीचर है, कौन सी क्लास की, कक्षा 8 की। उसने अपने बच्चों से एक टेक्स्ट पढ़ने को कहा। इंग्लिश लैंग्वेज की टीचर होके वो ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक से एक लेसन या टेक्स्ट पढ़ने को कह रही है, और वोकेबलरी और जो कॉम्प्रीहेंशन है उनको उसमें से रीड आउट करने के लिए और लर्न करने के लिए वो बोल रही है सब्जेक्ट और लैंग्वेज के यूज करते हुए। तो ये जो स्ट्रेटेजी है वो क्या है कि जितना भी आपका करिकुलम है, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, तमिल हो, उन सब में भाषा का जो इन्वॉल्वमेंट होता है दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। फीडबैक इन असेसमेंट इज 4। जो फीडबैक होता है वो बच्चे को ये बताने के लिए होता है कि कहाँ पे उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ वो अपने अंदर चेंज कर सकता है। फाइंडिंग वर्ड दैट हैज़ नॉट बीन लर्नड, informing the learner of their merits and areas which need attention, informing the teachers that the learners don't know and evaluating them for the system to revise the syllabus and textbook। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि लर्नर जो है उसको ये इन्फॉर्म करना कि उसके मेरिट्स यानी कि लाभ क्या है और एरियाज जहाँ पे उसको अटेंशन की ज़रूरत है। जो आकलन होता है ना, इसका मेन पर्पस होता है बच्चे को आप ये चीज़ बताओ कि कहाँ उसके लर्निंग गैप रह गया है। जो आकलन होता है वो बच्चे का पूरे साल किया जाता है, बच्चे का जो लर्निंग गैप है उसको फिल किया जाता है और बच्चे को समय समय पे फीडबैक दिया जाता है। फाइंडिंग व्हाट हैज़ नॉट बीन लर्नड ये इसका पार्ट नहीं होता है। टीचर्स को ये इन्फॉर्म करना कि लर्नर्स क्या जानते हैं और उनको इवेल्युएट करना, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर द सिस्टम टू रिवाइज द सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक, नो। तो यहाँ पे क्या है, बच्चे के लर्निंग गैप को फिल करके उनको रेमेडी दी जाती है। आई जस्ट होप गाइस कि आपको ये चीज़ें सारी क्लियर है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में बोल सकते हैं। थैंक यू।